Hello everyone. Today we will continue chapter number 7. So the name of the chapter is the Reformation and the Enlightenment. So we will start the remaining part of chapter number 7. It's part 2. The the Catholic Church and religious reform in यूरोप। तो देखिए उस समय जो क्रिश्चियनिटी थी वो पेलिस्टियन रीजन की जो उसी समय वो रीजन रोमन एम्पायर का पार्ट था और न्यू रिलीजन स्प्रेड अक्रॉस द रोमन एम्पायर बाय 3rd सेंचुरी और ऑलमोस्ट वहाँ के जो पॉपुलेशन यूरोप के क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किए और 8th सेंचुरी में रोमन का चर्च को 14th सेंचुरी में सेंट्रल अथॉरिटी दे दिया गया और डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑल क्रिश्चियंस इस चर्च के मेंबर्स हैं और एक्सेप्ट व्हाट इज़ सेड ऑन ऑल रिलीजियस मैटर। तो इसी को जो रोमन कैथोलिक चर्च कहा गया और हर रीजन का जो बाइशॉप है और कार्डिनल्स नॉमिनेटेड होते हैं और उनमें से पोप जो है वो चर्च के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। अब देखिए जो ह्यूमैनिस्ट फिलोसोफर जैसे कि इरामस है ने बहुत सारे चर्च के थ्योरीज एक्शंस और बिहेवियर को क्रिटिसाइज्ड किया और वही क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट कहलाए। उन्होंने चर्च के अगेंस्ट रिबेलिंग और किया, लेकिन जो इंटरनल रिफॉर्म को देखा जाए तो उस समय जो पुअर फार्मर और आर्टिशंस ने भी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया। उन्होंने चर्च ऑब्सेसिव प्रैक्टिस को अपोज किया और मांग किया कि इंटरनल फेथ और बिलीफ नॉर्दर्न यूरोप के किंगडम्स में पोप के पावर को चैलेंज किया गया और क्या कहा गया वहाँ की जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो रूलर्स हैं इन कंट्री को पोप के कंट्रोल से फ्री कर दिया जाए। और इस सिचुएशन में जो मार्टिन लूथर ने जो कैथोलिक चर्च के जो अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट किया। फिर मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन वो एक जर्मन प्रीस्ट थे जिन्होंने एक्सटर्नल रिचुअल्स को कॉन्क्लूड किया। उनका ये मानना था कि जो एक्सटर्नल रिचुअल सैल्वेशन का पार्ट नहीं है, उनका मानना था कि जो गॉड ग्रेस और पर्सनल फेथ से सैल्वेशन को पा सकते हैं। और 1517 में उन्होंने क्या किया, एक थीसिस लिखा जिसमें क्वेश्चन द चर्च claim that freedom from sin and punishment can be purchased with money। उनका ये लेटर जो था वो सभी लोगों में स्प्रेड हुआ और इससे उनको लोगों का बहुत सारा और इससे उनको बहुत लोगों का सपोर्ट मिला और वहाँ के सारे रूलिंग किंग्स ने भी उनको सपोर्ट मिला। तो ये देखकर जो पोप ने मार्टिन लूथर को एंटी रिलीजियस डिक्लेयर कर दिया था और कैथोलिक फेथ से 1520 में कैथोलिक फेथ को बैन कर दिया गया और उसी समय लूथर ने 1520 में 3 बुक पब्लिश किया। तो उस 3 बुक में उन्होंने जो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भले ही प्रोटेस्टिज्म के फीचर्स अलग सेक्ट में डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रोटेस्टेंट का मानना ये था कि सैल्वेशन कैन ओनली बी अचीव बाय पर्सनल फेथ इन गॉड ग्रेस, कि पीपल को प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए। वो ये तक मानते थे कि हर एक क्रिश्चियन प्रीस्ट बन सकता है। भगवान तक पहुंचने के लिए कोई प्रोटेस्टेंट का मानना था कि वो खुद बाइबल को रीड करके अपने गॉड तक पहुंच सकते हैं और इसको पॉसिबल करने के लिए मार्टिन लूथर ने 1522 में बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, क्योंकि बाइबल जो था वो यूरोपियन लैंग्वेज में था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एनलाइटमेंट। देखिए 18th सेंचुरी में लोगों के अंदर ये मानने की चीज़ें स्टार्ट हो गई कि किसी भी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ हम करने की बजाय वो किस पे बिलीव करेंगे, साइंस और नॉलेज के बेसिस पे फेथ करेंगे। और लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कोई भी सोशल सिस्टम उनको डोमिनेट ना करे, वो जो काम करें। अपोजिशन पीपल ने ये आइडिया को क्रिटिसाइज़ किया।
फ्रेंच फिलोसोफर ने एनलाइटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वोल्टेयर जो है, डिड्रॉट, एडम स्मिथ एक्सेट्रा, ये सारे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था डेवलपिंग द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटमेंट। और सबसे चीफ व्हीकल आइडिया था उस समय एनसाइक्लोपीडिया, जो फ्रेंच लैंग्वेज में एडिटेड बाय डायरोट, जो न्यू डिस्कवरी और थॉट को सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया था, एडिट किया था। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस। जो एनलाइटमेंट की जो थिंकर्स का ये मानना था कि वर्ल्ड का प्रोग्रेस पैसेज ऑफ टाइम, कैसे प्रेजेंट को पास्ट से बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो ह्यूमंस जो वो साइंस यूज़ करके ग्रेटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस के मतलब, और साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो इमानुएल कैंट के हिसाब से प्रोग्रेस का ये मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस विल बी मोर कंटेंटेड एंड हैप्पी, ये है कि जो ट्रू पैरामीटर प्रोग्रेस को उन लोग अपनाएं अपने ह्यूमन फ्रीडम के लिए। और मॉडर्न एज बहुत एडवांस्ड हो गया है और ह्यूमन एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रीडम को, क्योंकि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं अपने लाइफस्टाइल को चुनने के लिए, क्योंकि अब उनको नॉलेज भी हो गया है साइंस का, तो इस हिसाब से वो नॉलेजेबल भी है, तो वो अब अपना सही और गलत को चुन सकते हैं। Then the next one is age of reason. एज ऑफ रीज़न, एनलाइटमेंट थिंकर्स का मानना है कि आज ह्यूमन अपने डिसीज़न को अंधविश्वास के आधार पर नहीं बल्कि जो फैक्ट के हिसाब से लेते हैं, और यही जो रैशनल थिंकिंग के कारण जो ह्यूमंस क्वेश्चन आस्क करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने में उनको वो ये चीज़ मदद करता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस रिवील द ट्रू पाथ, बैरन हॉलबैक ने ऑब्जर्व किया, उन्हें ह्यूमंस को अपने ऊपर विश्वास करने सिखाया, डिसीज़न मेकिंग की उनके अंदर कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही और गलत को चुनने के लिए उनको जो है वो अवेयर कराया। देन साइंस देखिए, जो एनलाइटमेंट के थिंकर्स हैं वो ट्रू नॉलेज और साइंस के थ्रू, जैसे एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, और जो रैशनल थॉट्स हैं, हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं इनके थ्रू। मेथड ऑफ साइंस जो है हर चीज़ को समझने के लिए वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है। तो जो एनलाइटमेंट थिंकर्स का ये मानना था कि नॉलेज से जो हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट और लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। साइंस वर्सेस रिलीजन। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि साइंस और रिलीजन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो रिलीजन रेस्ट्रिक्ट द थॉट्स एंड व्यू ऑफ मैन, लेकिन साइंस प्रोवाइड डिबेट बेस्ड इंफॉर्मेशन। रिलीजियस अरेंजमेंट should be harmed under the influence of scientific thoughts, और जो religion established relationship between human and its thought. So students, come to the next topic, that is freedom. Enlightenment supporters का मानना था कि हर किसी को फ्रीडम दिया जाए, कोई भी लॉ बिना पीपल कंसेंट के पास नहीं किया जाए। इसे जो एनलाइटमेंट थिंकर्स और ऑटोक्रेटिक रूलर एडवाइज़र्स हैं वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स बन जाएंगे, और रूलर्स अटेम्प्ट टू रिफॉर्म देयर किंगडम्स। क्रिटिसिज्म ऑफ द एनलाइटमेंट। जब ये एनलाइटमेंट मूवमेंट पीक पे था तब यूरोप ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग टू द नेचर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो पॉल्यूशन उसी समय बढ़ रहा था, लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ये जो पॉलिटिकल अपहेवल्स लाइफस्टाइल को बहुत ख़राब कर रहे थे, और उस समय की बात है जब अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को ट्राइबल सोसाइटी के लोग बहुत ही सिंपल कम्युनल लाइफ नेचर के साथ स्पेंड कर रहे थे। पीपल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पीपल के ऊपर जो है होने लगा। उन्होंने साइंस और रीज़न के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि नेचर को बिना डिस्ट्रॉय किए हम काम कर सकते हैं और अपने फोक आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो एनलाइटमेंट थिंकर्स हैं वो साइंस के पावर के बारे में वर्ल्ड में प्रेज़ करते थे, और जो रोमांटिस्ट
सिस्ट जो हैं वो इमोशंस और फीलिंग कल्चर के ऊपर फोकस करते थे, जहाँ लोग ट्राइबल और नेचर के बीच में रहते थे। कालिदास के कुछ वर्क को उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, जिससे कि जो रोमांटिसिस्ट इम्प्रेस्ड हुए, और जो रेनेसेंस पीरियड के रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने उन पेंटिंग्स में फियर और वंडर्स को पेंटिंग के थ्रू दिखाया और उसको एक्सप्रेस किया गया। सो हियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed the chapter. I hope you all will understood this chapter. Thank you.